गुड मॉर्निंग सभी छात्र छात्राओं को। कैसे हो आप सभी? और आप लोगों को जैसा कि जानकारी है पहले से कि हमने सेल के बारे में बात किया था, और सेल में विशेष रूप से बात किया था जो है प्रोटोप्लाज्म पर। क्या होता है प्रोटोप्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म एक प्रकार का जो है सजीव पदार्थ होता है सेल के अंदर कहा जाए, क्योंकि हमने उस दिन आपसे चर्चा किया था कि सेल जो होती है, सेल के अंदर एक अगर देखा जाए कि लिविंग स्टेज में पाया जाने वाला पदार्थ कौन है, सेल के अंदर लिविंग स्टेज जीवित अवस्था के अंतर्गत आने वाला पदार्थ आपका होता है साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। क्या बताया था? प्रोटोप्लाज्म। इसका फॉर्मेशन होता है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस से। हमने आपसे बात कर लिया था। बात क्या किया था कि साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस अगर दोनों आपस में मिलते हैं तो उसको कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। आज हम बात करने वाले हैं आपसे साइटोप्लाज्म के बारे में। ठीक है, आज हम बात किसके बारे में करेंगे? साइटोप्लाज्म के बारे में। तो क्या होता है साइटोप्लाज्म? थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। ये आपकी हो गई सेल, ये आपकी क्या हो गई? सेल। और सेल में ये ऑर्गन्स हैं। ये क्या है? ऑर्गन्स। ये हो गया ऑर्गन्स। ये गोल्गी बॉडी हो गई, ये लाइसोसोम हो गए, ठीक है, और ये राइबोसोम हो गए। इस प्रकार से ये सारे ऑर्गन्स हैं। ये पूरा किनारे किनारे से लेकर के ये पूरा साइटोप्लाज्म। अच्छा, ठीक है। तो ये सेल के अंदर ये पूरा साइटोप्लाज्म है, और ये बीच में क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया। अच्छा, न्यूक्लियस में क्रोमैटिन धागा भी हो गया, कोई बात नहीं। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि साइटोप्लाज्म की परिभाषा कैसे बनाई जाए। आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर इसमें साइटोप्लाज्म कितने को कहेंगे। अच्छा, आप हमको जरा ये बताइएगा, आपको जब इसके पहले वाली क्लास ली गई थी उसमें हमने प्रोटोप्लाज्म जब बताया था तो कितने को बताया था? ठीक है, आप हमको इतना बताइए कि कितने को हमने प्रोटोप्लाज्म बताया था। भाई सेल है तो सेल में कितने भाग में प्रोटोप्लाज्म हमने बताया था, कैसे बना था? अंदाजा है आपको? अगर अंदाजा है तो उसको कमेंट कर दीजिएगा। आगे इसमें हम ये कह रहे हैं आपसे कि आपको अंदाजा है या नहीं है, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इक्वल प्रोटोप्लाज्म। हमने यही बात बताया था कि न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इक्वल प्रोटोप्लाज्म, ये बताया था आपको। अच्छा, आप ये बताइए, यहाँ हेडिंग क्या पड़ी है? साइटोप्लाज्म। आपको क्या नहीं जानना आज? प्रोटोप्लाज्म। बना कैसे है? कौन? प्रोटोप्लाज्म बना है न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म से। तो एक काम करते हैं, न्यूक्लियस को हटा दें, न्यूक्लियस को हटा दो, गायब कर दो। तो क्या सिर्फ साइटोप्लाज्म से प्रोटोप्लाज्म बनेगा? बोलो, सिर्फ साइटोप्लाज्म से बिना न्यूक्लियस के क्या प्रोटोप्लाज्म बनेगा? आप कहेंगे नहीं, कभी नहीं बनेगा। बस यही तो है, न्यूक्लियस को छोड़कर हम यहाँ लिख रहे हैं केंद्रक को छोड़कर, या तो कह दीजिए केंद्रक के बाहर का, केंद्रक के नहीं, पहले इसी को लिखिए जो हम बताएंगे। न्यूक्लियस को छोड़कर जितना बचा है, जितना बचा है वो सब क्या है? साइटोप्लाज्म। देखिएगा, कह रहे हैं कि न्यूक्लियस को छोड़कर, ये न्यूक्लियस है ना, इसको छोड़ दीजिए, बचा क्या? एक सेकेंड,
मेरे पास ये माचिस है, ध्यान दीजिएगा, ये मेरे पास एक माचिस है। देखिएगा यहाँ पर अगर हम न्यूक्लियस के पास रख देते हैं तो न्यूक्लियस ढक जाता है, ढक गया, कवर हो गया। अब न्यूक्लियस को छोड़ दीजिए, बाकी सब क्या बचा? न्यूक्लियस को छोड़कर जितना बचा वो सब क्या है? साइटोप्लाज्म। आई बात समझ? कहने का मतलब कि न्यूक्लियस को अगर यहाँ से जो ये बनी संरचना है इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी जितना बचा क्या है? साइटोप्लाज्म। दूसरे शब्दों में समझिए, केंद्रक के चारों ओर, केंद्रक के चारों ओर, केंद्रक के चारों ओर का पदार्थ साइटोप्लाज्म कहलाता है। साइटोप्लाज्म कहलाता है। इसको भी समझ लीजिए, दोनों बातें वही हैं। कह रहा है केंद्रक के चारों ओर, भैया केंद्रक नहीं लेना हमको, इसमें हमको केंद्रक नहीं लेना है, बल्कि कह रहा है कि केंद्रक के चारों ओर। अरे वाह, केंद्रक ये है, केंद्रक के चारों ओर। अरे वाह, केंद्रक के चारों ओर, क्या बात है, केंद्रक के चारों ओर। कहने का मतलब केंद्रक इसमें शामिल नहीं है, केंद्रक इसमें शामिल नहीं है। कह रहे हैं केंद्रक के चारों ओर, ये हमने केंद्रक हमने बीच में रखा है, ये केंद्रक के चारों ओर, यानी इसको छोड़ दिया जाए, अब बाकी चारों ओर का जितना पदार्थ है वो सब क्या है? साइटोप्लाज्म। बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद करती हूँ। कह रहे हैं केंद्रक को छोड़कर जितना पदार्थ बचा साइटोप्लाज्म है, या तो ये कह सकते हैं कि केंद्रक के चारों ओर का पदार्थ, या तो केंद्रक को छोड़कर, या तो केंद्रक के चारों ओर, यानी केंद्रक है तो केंद्रक से कोई मतलब ही नहीं है हमको, केंद्रक के चारों ओर का पदार्थ, ये सब क्या है? साइटोप्लाज्म। लेकिन केंद्रक के अंदर का पदार्थ नहीं, ध्यान दीजिएगा, केंद्रक के अंदर का पदार्थ नहीं साइटोप्लाज्म है, बल्कि केंद्रक के बाहर का चारों ओर। कहाँ लिखा है? केंद्रक के चारों ओर, वो भी बाहर की ओर। वो भी कैसा? बाहर की ओर। बाहर की ओर का चारों ओर का पदार्थ जो होता है वो भैया क्या होता है? आपका साइटोप्लाज्म। उम्मीद करते हैं ये आपके पॉइंट जो है समझ में आया होगा। ठीक है, आइए इसको 2 बार 3 बार देखिएगा, बहुत कायदे से क्लियर हो जाएगा आपको। 2 से 3 बार देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। नोट डाउट, आगे आइए। अब कह रहे हैं कि जो केंद्रक होता है उसके चारों ओर का पदार्थ साइटोप्लाज्म होता है, कोई बात नहीं। तो अब ये साइटोप्लाज्म जो होता है, एक ये कह रहा है, एक और पंद्रह से सुनिए, कह रहे हैं कोशिका कला, कोशिका कला व केंद्रक कला। ध्यान से सुनिएगा बेटा, कोशिका कला व केंद्रक कला के बीच का, कोशिका कला व केंद्रक कला के बीच का समस्त भाग साइटोप्लाज्म कहलाता है। कह रहे हैं कोशिका कला व केंद्रक कला के बीच का समस्त भाग साइटोप्लाज्म कहलाता है। आपके पास 3 पॉइंट हो गए, आपके पास 3 पॉइंट हो गए। हम कह रहे हैं 3 का तीनों को याद रखिए। नहीं याद हो रहा है तो इसका कॉन्सेप्ट दिमाग में समझिए, इसको कायदे से याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, केवल इसको समझने की कोशिश करिएगा। ये हो गया आपका केंद्रक, ठीक है, ये हो गया केंद्रक की केंद्रक कला, क्यों भैया यही है ना केंद्रक कला, ये हो गया केंद्रक कला, ठीक है। और ये हो गई आपकी सेल, और सेल में हमने बताया था ये वाली जो होती है इसको कोशिका कला कहते हैं। वो लोग कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ये वाले को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं केंद्रक कला।
क्या बोलते हैं, केंद्रक कला। तो एक बात बताइएगा, ये केंद्रक कला के बाहर इधर गाल्जी, इधर ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इधर ये गाल्जी बाटली है, इधर अंतःप्रदपी जालिका है, इधर लाइसोसोम हो गए, इधर राइबोसोम हो गए। क्या है, केंद्रक कला के बाहर है ये अंग कि अंदर? सब बाहर। आप कहेंगे अरे ये तो सब बाहर दिख रहे हैं, केंद्रक कला से बाहर है, ये बहुत दूर दूर है। आखिर अगर ये दूर है तो कितनी दूर है, दूर है तो कितनी दूर है? तो आप कहेंगे अरे नहीं, ज्यादा दूर नहीं है, बल्कि ये कोशिका कला के अंदर भी है। ये भी हमको ध्यान रखना है, कोशिका कला के अंदर भी है, अब केंद्रक कला से बाहर भी है। अरे वाह, वही तो लिखा है, कोशिका कला व केंद्रक कला के बीच का समस्त भाग क्या कहलाएगा, साइटोप्लाज्म। आशा करते हैं ये तीनों पॉइंट आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं आया है तो 2 बार 3 बार देखिएगा, जरूर आएगा। बस ये है कि मन लगा करके सुनिएगा, मन लगा करके ध्यान से सुनिएगा, जरूर आएगा। आइए आइए, अब कोशिका द्रव्य को कई भागों में बांटा गया है, 1 2 3, 1 2 3। कोशिका द्रव्य को 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है हाइलोप्लाज्म, पहला होता है हाइलोप्लाज्म। हाइलोप्लाज्म जो होता है इसमें 2 प्रकार के पदार्थ आते हैं। अच्छा, पहले तीनों को लिख ही देते हैं। एक होता है हाइलोप्लाज्म, एक होता है आपका उत्सर्जी पदार्थ, एक होता है कोशिका द्रव्य पदार्थ। एक होता है उत्सर्जी पदार्थ, एक सिक्रीटरी प्रोडक्ट, एक होता है उत्सर्जी पदार्थ, और तीसरा होता है क्या नाम से, कोशिका द्रव्य पदार्थ। कोशिका द्रव्य पदार्थ, ये 3 ही इसके पास। अगर कहें कि ये 3 क्या हैं, कुछ नहीं है। जो आप साइटोप्लाज्म सुने हो ना भैया, साइटोप्लाज्म को 3 भागों में बांट दिया गया है। साइटोप्लाज्म को कितने भागों में बांट दिया गया है, 3 भागों में। कहने का मतलब ये किसको 3 भागों में बांटा गया, वही कौन, केंद्रक के बाहर और कोशिका कला के अंदर। केंद्रक के बाहर या केंद्रक कला के बाहर और कोशिका कला के अंदर, केंद्रक कला कोशिका कला के बीच वाले जितने पदार्थ थे जिसको साइटोप्लाज्म कहा था, उसी को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। पहला कौन सा है, हाइलोप्लाज्म। दूसरा कौन सा है, उत्सर्जी पदार्थ, सेक्रेटरी प्रोडक्ट। फिर क्या है, कोशिका द्रव्य पदार्थ। इसमें सेल ऑर्गन्स आएंगे, इसमें कौन आएंगे, सेल ऑर्गन्स आएंगे। यानी कोशिका द्रव्य पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ और ये हाइलोप्लाज्म। अब ये क्या होते हैं इसको समझिएगा। कोशिका द्रव्य आप यहाँ पे कोशिकांग कर दीजिए, कोशिकांग, ठीक है। अब ये हाइलोप्लाज्म क्या होता है इसको समझिएगा। हाइलोप्लाज्म का मतलब ये होता है कि कुछ ना कुछ, देखिए सेल है, प्लांट में भी होती है, एनिमल में भी होती है, लेकिन प्लांट में आपको देखने के लिए मिलेगा कि पौधे के जीवन काल में, एक सेकेंड, पौधे के लाइफ टाइम में आपने एक पौधा लगाया, इसके उम्र भर में पूरे जीवन काल में उसके कुछ ना कुछ उसमें से पदार्थ बनेंगे। अब बनेंगे तो सिक्रीट होंगे, ये अंदर ही नहीं आएंगे। कोई ना कोई पदार्थ बनेंगे तो वो बाहर आएंगे जरूर, और जब बाहर आएंगे तो उसका कुछ ना कुछ यूज होगा, कुछ ना कुछ उसका प्रयोग किया जाएगा। क्योंकि पौधे से प्राप्त हुई ऑक्सीजन हवा जो गैस है, यह भी एक जीवन के लिए, आपके लिए प्राणवायु का काम करती है। पौधे से निकली हुई ऑक्सीजन गैस भी आपके जीवन में बहुत काम आती है। तो क्या पौधे से निकला हुआ मकरंद काम नहीं आएगा? आएगा। तो
यहाँ पर सेक्रेटरी प्रोडक्ट की बात करते हैं, उत्सर्जी पदार्थों की बात करते हैं। उत्सर्जी पदार्थ नहीं बल्कि कहेंगे इसको, सेक्रेटरी को कहेंगे स्रावी पदार्थ। क्या कहेंगे? स्रावी पदार्थ। तो हाइड्रोप्लाज्म के अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है? स्रावी पदार्थ, सेक्रेटरी प्रोडक्ट। क्या कहते हैं इसको? सेक्रेटरी प्रोडक्ट। सेक्रेटरी प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि कुछ ना कुछ इनके जीवन में स्राव होता रहता है, कुछ ना कुछ पदार्थ बनते रहते हैं इनके लाइफ में। जैसे क्या बनता भैया? कह रहा है कि विकर है, मकरंद है, रंजक। वाह! विकर, मकरंद, रंजक, ये स्रावित होते रहते हैं। ये क्या होते रहते हैं? स्रावित रहते हैं, निकलते क्या रहते हैं? निकलते रहते हैं। विकर, मकरंद, रंजक। क्या है ये विकर, क्या है मकरंद, क्या है रंजक? कुछ पता नहीं चल पा रहा है। अरे तब कैसे करोगे? अरे आओ, कैसे नहीं आएगा? आप इसको समझेंगे और आपकी समझ में ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? आइए, विकर को बोला जाता है एंजाइम। आधी समस्या साल, विकर को कहा जाता है एंजाइम, समस्या साल। हिंदी थी, इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया गया। समझ में आ गया? मकरंद जो होता है, वो विकर जो होता है, ये एंजाइम होते हैं। और एंजाइम जो होते हैं किसी ना किसी पदार्थ को, किसी न किसी पोषक पदार्थ को या अन्य पदार्थों को, ये जो है उसके साथ मिलकर के अभिक्रिया करते हैं। आपको याद होगा 11th वाले ध्यान दें, आपको याद होगा कि जिस प्रकार से आप हाई स्कूल में जब डाइजेशन पढ़ा होगा तो वहाँ पे जो ह्यूमन का स्टमक है, ह्यूमन के स्टमक में पेप्सिन और रेनिन नाम के एंजाइम पाए जाते हैं। और पेप्सिन और रेनिन का काम ये होता है, पेप्सिन और रेनिन का काम ये होता है कि वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, प्रोटीन के डाइजेशन में। तो जिस प्रकार से पेप्सिन और रेनिन प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, वैसे भी यहाँ भी एंजाइम पाए जाते हैं। तो ये भी कोई ना कोई पदार्थों का जो है वर्क करते हैं। मकरंद क्या है? मकरंद। ये एक प्रकार का मीठा रस होता है। क्या होता है? मीठा रस। कहाँ का रस है? फूलों का। किसका रस है? फूलों का। फूलों से जो रस आता है, फूलों का जो रस होता है, उसको कहा जाता है मकरंद। और यहाँ पे कीट पतंग, मधुमक्खी, तितली, ये बैठते हैं और फूलों का रस लेते हैं, शहद का निर्माण करते हैं। आप शहद खाते हैं, आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन ये शहद कैसे बनी होगी? ये शहद कैसे बनी होगी? तो ये शहद बनी हुई है फूलों के रस से। किससे बनी है? फूलों के रस से। थोड़ा सा 1 मिनट रुकिएगा। आइए, खेलो बेटा। अब देखिए, जो मकरंद है, क्या है? मकरंद है। मकरंद का मतलब ये होता है कि मीठा पदार्थ। कैसा पदार्थ? मीठा पदार्थ। लेकिन इतना नहीं कि शहद जैसा मीठा नहीं। वो जो कीट पतंग होते हैं, फूलों में आते हैं, बैठते हैं, वहाँ से उसका रस सक करते हैं, ले जाते हैं और ले जा करके जो है किसी छत्ते का निर्माण करते हैं। मधुमक्खियाँ छत्ता बनाती हैं, पता है? ये छत्ता जो बनता है, इसमें शहद होती है। शहद क्या है? शहद क्या है? कोई चीनी उनी का घोल थोड़ी ना वहाँ रखा गया है बना करके, बल्कि फूलों का रस रखा गया है। किसके द्वारा? इंसेक्टों के द्वारा, कीट पतंगों के द्वारा।
जो कीट पतंगों के द्वारा ये शहद का निर्माण किया गया है, ये शहद डायरेक्ट नहीं बनी है, बल्कि पहले इसमें फूलों का रस लिया गया है। भैया फूलों का रस स्रावी पदार्थ है, निकलता है तो कीट उसमें अट्रैक्शन होते हैं, उसकी पंखुड़ियाँ होती हैं, करोला जिसको बोला जाता है, तो वहाँ पर मकरंद लेते हैं। तो मकरंद कैसा पदार्थ हुआ? स्रावी पदार्थ हुआ। किसके अंतर्गत आया भैया? हाइलोप्लाज्म के अंतर्गत आया। ये मकरंद की कहानी आपकी हुई। आगे क्या लिखा है? रंजक। क्या लिखा है? रंजक। क्या होता है रंजक? कुछ नहीं है रंजक। आपको लग रहा होगा कि ये रंजक क्या है, कुछ नहीं है। आप जिंदगी में कभी ना कभी करवाए होंगे लाई। क्या करवाए हैं? लाई। जो लाई होती है, लाई का मतलब रंगीन पदार्थ, लाई का मतलब रंगीन पदार्थ। पौधों में कुछ ना कुछ रंगीन पदार्थ जो है बनते हैं, पौधों में कुछ ना कुछ रंगीन पदार्थ बनते हैं और इनको निकाला जाता है, और निकाल करके कई जो है प्रयोग, कई जो है कह दिया जाए कि कपड़ों को रंगने में, या मनुष्यों के जो है ये सौंदर्य प्रसाधन जो होते हैं इनको बनाने में, तो जो रंजक होती है, जो लाई होती है ना, जिसको क्या कहते हैं, लिखा हुआ लाई, ये भी पौधों से ही प्राप्त होती है। और पौधों से जो प्राप्त होती है, पौधों में साइटोप्लाज्म के किस भाग में आता है? ये हाइलोप्लाज्म में आता है। तो ये मकरंद हुआ, रंजक हुआ और विकर हुआ। ये किसके अंतर्गत गया? हाइलोप्लाज्म के अंतर्गत। कैसे पदार्थ हैं? स्रावी पदार्थ है। आइए एक बार फिर से, बीच में मैंने कुछ समय के लिए जो है ब्रेक लिया था, इसलिए एक बार फिर से मैं आपको समझा दे रहा हूँ। साइटोप्लाज्म के अंतर्गत जो है 3 भागों का अध्ययन करना है। कौन कौन है भैया? एक होता है आपका हाइलोप्लाज्म, एक होता है उत्सर्जी पदार्थ, एक होता है कोशिका द्रव्य कोशिका। जो हाइलोप्लाज्म होता है, हाइलोप्लाज्म के अंतर्गत स्रावी पदार्थ आते हैं। पहला नंबर, स्रावी पदार्थ को अंग्रेजी में बोला जाता है सेक्रेटरी प्रोडक्ट। सेक्रेटरी प्रोडक्ट के अंतर्गत पौधों से निकलने वाले ऐसे पदार्थ जो जैसे होते हैं, कौन? विकर होते हैं, मकरंद होते हैं और रंजक होते हैं। तो ये हो गए स्रावी पदार्थ। विकर क्या होता है? इसे एंजाइम कहा जाता है। मकरंद क्या होता है? फूलों का रस होता है। रंजक क्या होता है? ये लाई होती है, कलर होता है। तो ये स्रावी पदार्थ के अंतर्गत आ गया। इसके बाद एक होता है संचित पदार्थ। ये क्या होता है भैया? संचित पदार्थ। ध्यान से देखिएगा, एक होता है आपका संचित पदार्थ, एक तो हो गया स्रावी पदार्थ। मैं यहां पे साफ साफ कर देता हूं। इसके अंतर्गत ये हो गया स्रावी पदार्थ, ठीक है। और दूसरा हो गया क्या है? संचित पदार्थ। संचित हाइलोप्लाज्म के अंतर्गत बात हो रही है, अभी इनकी बात नहीं हुई है, ध्यान दीजिएगा। एक होता है संचित पदार्थ, रिजर्व मटेरियल। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रिजर्व मटेरियल। रिजर्व मटेरियल का मतलब होता है, सुनिएगा, रिजर्व मटेरियल क्या है? कुछ नहीं है। जो पौधे होते हैं ना भैया, पौधे में आप जमाने भर से सुनते चले आए हो कि प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन बनाते हैं। इसमें कौन सी बात है सर? ये कोई नई बात है क्या? आपके मन में यही आया होगा, लेकिन नहीं। सुनिएगा, जो पौधे होते हैं जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो अपने फूड का फॉर्मेशन करते हैं, स्टार्च जिसे मंत्र कहते हैं। और मंत्र के साथ साथ ये अपने शरीर में कार्बोहाइड्रेट, CHO, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इसको ये संचित रखते हैं। क्या रखते हैं? संचित रखते हैं, इकट्ठा रखे रहते हैं, रिजर्व के तरीके से रखे रहते हैं।
कभी भी काम आ सकते हैं। तो ये कैसे आखिर इकट्ठा हुए, किस प्रोसेस द्वारा इकट्ठा हुए? तो प्रोसेस का नाम होता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा। जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, ये एच है। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन का संचय करते रहते हैं। इसके अलावा कुछ नाइट्रोजनी पदार्थ भी होते हैं। ये कैसे बने? ये बने प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा। एक पौधे के पास ये सब कुछ भी होता है। दूसरी बात, ये हो गया श्रावी, ये हो गया सब्जी। अब आगे आते हैं। हाइलोप्लाज्म आपका खत्म हो गया, हाइलोप्लाज्म आपका खत्म हो गया। अब आते हैं उत्सर्जी पदार्थ में। उत्सर्जी पदार्थ, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। उत्सर्जी पदार्थों के अंतर्गत अगर बात की जाए तो एक बात हमको ये बताइएगा आप कि जो पेड़ पौधे होते हैं, बड़े बड़े प्लांट होते हैं, पेड़ होते हैं, इनमें आपने कभी गोंद का नाम सुना होगा जिंदगी में अपने? किसका नाम? गोंद का। आपने इनमें से दूध का नाम सुना होगा, बरगद, क्यों भैया? गूलर, महुआ। क्या दूध इनमें नहीं निकलता? क्या निकलता है। तो जो गोंद है, दूध है, और दूध को कहा जाता है पौधों की भाषा में लेटेक्स। क्या कहा जाता है? लेटेक्स। क्या कहा जाता है? लेटेक्स। तो पेड़ों से, पौधों से, बड़े बड़े प्लांट जो होते हैं, उनमें से हमको गोंद प्राप्त होती है, उनमें से दूध प्राप्त होता है। और ऐसे दूध जो पौधे से प्राप्त होते हैं, व्हाइट शुड बी नोटेड, ऐसे प्लांट जिनमें से हमको दूध प्राप्त होता है, जो ये दूध होता है ना, इसको प्लांट के केस में, ऐसे दूध जो पौधों से प्राप्त होते हैं, इनको प्लांट के केस में इसको लेटेक्स कहते हैं, नॉट मिल्क। नॉट मिल्क, ठीक, मिल्क नहीं है, बल्कि ये क्या है? लेटेक्स है। क्या है? लेटेक्स। पौधों से प्राप्त दूध को मिल्क नहीं कहेंगे, बल्कि क्या कहेंगे? लेटेक्स कहेंगे। आप कहेंगे सर इसका काम क्या होता है, ऐसे दूध को क्या किया जाएगा? कुछ नहीं करना है, इसमें से बनाई जाती है आपकी क्या? रबर। क्या बनाई जाती है? इसमें से रबर तैयार की जाती है। कौन सी रबर? कौन सी रबर? जो आप लोग कापियाँ बनाते हो, कापियाँ होती, पेंसिल होती है, तो पेंसिल से लिखने के बाद जो साफ करते हो, जो रबर होता है, ये दूध से बनाया जाता है। कौन सा दूध है भैया? यही उत्सर्जी पदार्थ जो लेटेक्स है। इसके अलावा ट्राइनिन है, गोंद है। गोंद जानते हो? नहीं जानते? गोंद, ये गोंद पौधों की छालों से जो है वहाँ पर थोड़ा से, मतलब एक तरीके से कहा जाए, जैसे ये छाल है ना, ये छाल, तो यही बीच में थोड़ा सा ये सिक्रीट होने लगती है, बहने लगती है, ऐसे करके ये छालों से क्या होती है? बहने लगती है, बाहर सिक्रीट होने लगती है। तो गोंद भी है। अच्छा, उत्सर्जी पदार्थों का यूज करेगा कौन? उत्सर्जी पदार्थों का यूज करेगा कौन? जो निकालेगा वही करेगा क्या? कभी नहीं, वो कभी नहीं, बल्कि इसका प्रयोग ह्यूमन करेगा। इसका प्रयोग कौन करेगा? ह्यूमन करेगा। पौधे को यूज नहीं करना है, पौधे निकाल दिया है, यूज कौन करेगा? ह्यूमन करेगा। तो मनुष्य अपने तमाम से जो है आज की दैनिक जीवन की जितनी ये आज देखा जाए तो बहुत सी क्रियाकलापों में इनका यूज किया जाता है। और ये आप मेडिसिन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। जो इसका लेटेक्स होता है, जो दूध होता है, बरगद का दूध है, गूलर का दूध है। आप लोग गांव में सुनते हैं कि ये छाले जो होते हैं वहाँ भी प्रयोग किए जाते हैं। तो ये दवाइयों में भी काम आते हैं, इसके अलावा ये रबर बनाने में काम आते हैं। तो ये क्या होता है? उत्सर्जी पदार्थ। ये क्या होते हैं? उत्सर्जी पदार्थ। तो ये उत्सर्जी पदार्थ किसके अंतर्गत आया बेटा? साइटोप्लाज्म के अंतर्गत आया। आगे अगला कह रहा है कोशिका द्रव्य कोशिकांग।
अगला क्या कह रहा है? कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, कोशिकांग। क्या लिखा भैया? एक मिनट, कोशिका द्रव्य, कोशिका। साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गन्स या साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स कह सकते हैं। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स यानी कि कोशिका द्रव्य में बहुत से कोशिकांग भी पाए जाते हैं। अब आप कहेंगे ये कोशिकांग कहाँ से आया, ये कौन होता है? अभी तक तो ठीक है, अब ये केंद्रक रहा तो ठीक है, साइटोप्लाज्म रहा ठीक है, सेल वॉल रही ठीक है, सेल मेम्ब्रेन रही ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रही ठीक है। अब ये सेल ऑर्गन कौन है? कुछ नहीं है। इसको तो आप प्राचीन काल से जानते हैं। देखो ना, इधर आओ, आइए इधर, ये बताइए कोशिका के अंदर कभी जिंदगी में माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सुने हो कि नहीं सुने हो? बताओ। ये माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये कोशिका के अंदर का एक अंग है कि नहीं, ये बताओ हमको। आप कहेंगे हाँ जरूर है कोशिका का। हम ये भी जानते हैं कि कोशिका का पावर हाउस भी है। अरे ठीक है, बहुत अच्छा आपको जानकारी है। ये बताइए, इस तरह से ये उंगली के समान संरचनाएं 1898 में कैमिलो गाल्गी ने जिसकी खोज किया था, क्या इसको भूल गए हो क्या? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, इसका नाम गाल्गी बाटी है, गाल्गी बाटी है या गाल्गी काय बोलते हैं हिंदी में। एक बात ये बताइए, जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम है, लाइसोसोम जो आत्महत्या की थैली है, इसको जानते ही नहीं? जानते हैं। राइबोसोम, राइबोसोम 70 एस प्रकार, 80 एस प्रकार, 80 एस यूकैरियोटिक, 70 एस प्रोकैरियोटिक, पता नहीं कितने बार याद किए हो। ये कोशिका के अंदर है? बोलो है। अगर है तो क्या ये इसके अंदर है? तो ये भी एक प्रकार का अंग हो गया इसका। के आर पोर्टलर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाए। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब अंतर द्रव्य जालिका, इसकी खोज किए थे के आर पोर्टलर। हाँ ये थी। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस तो या तो अभी इसको रहने दीजिए, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ वैक्यूल होती हैं, यहाँ क्या होती हैं? वैक्यूल्स भी होती हैं। यहाँ नहीं होती मतलब पाई जाती हैं, बना दिया मैंने। तो इन्हें रिक्तिका कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? रिक्तिका या वैक्यूल्स कहा जाता है। ये रिक्तिका पाई जाती हैं। आखिर एक बात बताइए, को केंद्रक हमने चर्चा नहीं किया, केंद्रक भी एक प्रकार का कोशिकांग है, इसको केवल मन में रखिएगा। अभी अगर बनाएंगे, अभी समझाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए नहीं बनाना है। आप ये बताइए, ये गाल्गी काय है, लाइसोसोम है, रिक्तिका है, ये कौन है? बोलो कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को आप EMT लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके बाद एक बात मुझे बताइए, यहाँ CP होता है ना, CP क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, या तो इसको ये कर दीजिए, प्लास्टिक कर दीजिए। आपको दिक्कत हो रही है प्लास्टिक, तो आपके मन वाला शब्द आएगा जिसको आप खूब याद करते हो। बोलो लवक है? हाँ लवक है, लेकिन ये ना कह देना कि अब ये जो है लवक इसमें कैसे आ गया, केवल समझा रहे हैं। बाकी ये जंतु कोशिका का चित्र है, लवक इसमें कैसे आ गया ये केवल बताने के लिए समझाने के लिए बता रहे हैं कि इसमें लवक होता है कि नहीं होता, कोशिका के अंदर है कहीं लवक। तो लवक हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, अंतर्द्रव्य जालिका हो गई, गाल्गी काय, लाइसोसोम, राइबोसोम, राइबोसोम को आरबी, रिक्तिका। बोलो ये भी तो है सब कोशिका के अंदर, ये बाहर हैं अंदर। आखिर ये भी सब एक प्रकार के कोशिकांग होते हैं जो कहाँ तैरते रहते हैं?
तो आप कहेंगे ये कहीं नहीं तैरते, सिर्फ साइटोप्लाज्म में घूमते रहते हैं। तो ये होता है कोशिका द्रव्य ऑर्गन्स। क्या होते हैं? कोशिका द्रव्य ऑर्गन्स। तो ये हुई आपकी साइटोप्लाज्म की डिफिनीशन। साइटोप्लाज्म के अंतर्गत कितने भाग में कौन कौन से पदार्थ, इनको सभी आप सभी लोग इसको 2 से 3 बार देख लीजिएगा, आराम से आपका क्लियर हो जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए। एक बार बताइए तो, एक बार प्रश्न पूछ के देखिए, कैसे आपको जवाब नहीं मिलेगा। एक बार प्रश्न पूछिए तो, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अब चलते हैं कॉलेज के लिए तैयारी बनाते हैं, ठीक है, समय भी हो रहा है। तो धन्यवाद सभी को और जय हिंद जय भारत।